माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन इन द हाइड्रा। इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें कि मैंने रीजनरेशन पढ़ाया था सैलामेंडर लिम्ब का। तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, तो जिससे कि आपको ये वीडियो भी और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन इन द हाइड्रा। बिकॉज क्या मैंने उस वीडियो में रीजनरेशन क्या होता है और रीजनरेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर क्लियर करी है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रा में फर्स्टली क्या होता है, मोरफ्लेक्सिस टाइप का रीजनरेशन होता है। मोरफ्लेक्सिस मीन्स क्या होता है कि स्मॉल पीसेस ऑफ बॉडी फॉर्म्ड वॉल बॉडी स्ट्रक्चर। मीन्स क्या होता है कि अगर बॉडी में से एक स्मॉल पीस भी अगर डिफ्रेंशिएट या अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, देन वॉल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप की रीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन। मतलब वॉल बॉडी की मॉर्फोलॉजी का फॉर्मेशन होना, दिस आर द कॉल्ड एज मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन। अब मॉर्फोलेक्सिस हैंस रीजनरेट ऑक्यूर थॉट द रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू एंड देयर इज लिटिल न्यू ग्रोथ। मतलब क्या होता है, न्यू ग्रोथ का फॉर्मेशन होना। सच रीजनरेशन इन द सीन इन हाइड्रा। हाइड्रा में ये रीजनरेशन सीन होता है। ये जो मैंने ये रीजनरेशन के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है पिछले वाले वीडियो में, जो कि मैंने रीजनरेशन एंड आफ्टर सैलामेंडर का रीजनरेशन, वो सारी चीज़ें समझाई। और हाइड्रा जो होता है काइनेडेरिन क्लास का मेंबर होता है ना, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अब बात करें हम हाइड्रा की जीनस की, तो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा इज द जीनस ऑफ फ्रेश वाटर काइनेडेरिन। फ्रेश वाटर एनिमल है एंड ये काइनेडेरिन है। काइनेडेरिन मीन्स क्या होता है कि काइनेडेरिन क्लास का डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स ओनली 2 सेल्स या 2 लेयर का फॉर्मेशन है ना, 2 लेयर के द्वारा पूरी वॉल बॉडी का फॉर्मेशन। दिस आर द कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। मोस्ट हाइड्रा आर टीनी अबाउट 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओनली क्या होता है, 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द हाइड्रा हैज ट्यूबुलर बॉडी। और हाइड्रा की जो होती है ट्यूबुलर बॉडी होती है विथ हेड एंड डिस्टल एंड फुट ऑफ द प्रोक्सोमियल एंड। अगर मैं आपको हाइड्रा का स्ट्रक्चर बताऊं, तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, ये जो होता है डिस्टल एंड होता है, एंड जहां पर ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और कौन सी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होने के साथ साथ क्या है, ये काइनेडेरियन क्लास का है। काइनेडेरियन क्लास का है ना, काइनेडेरियन क्लास का मेंबर है। इसका जो अपर पार्ट्स होता है ये उसका माउथ का फॉर्मेशन करता है, और माउथ पर ये टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स क्या करते हैं, सकर्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और जो लेस्ट लिटिल जो बेसल पार्ट होता है, ये क्या होता है, फूट का फॉर्मेशन करता है। एंड आफ्टर इसमें क्या होता है, एपिक्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर ये हुक का एपिकल फॉर्मेशन होता है, और यही एपिक्स से न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। न्यू बर्ड्स जो होती है ये पूरा हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा। और ये जो होती है हाइड्रा क्या करता है, एक ग्रेडियंट फॉर्म करता है। ग्रेडियंट मीन्स क्या करता है, ऊपर का हेड फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट एंड सिग्नल्स मिलते हैं, और नीचे के फुट फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट सिग्नल्स मिलते हैं, जो कि मैं आगे और अच्छे से क्लियर करूंगा, है ना। मतलब हमने ये देखा कि जो अपर पार्ट था ये हमारे पास डिस्टल पार्ट था, डिस्टल एंड बोलते हैं। और जो फुट वाला पार्ट था वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोक्सोमियल एंड। दिस फुट एंड और बेसल डिस्क enabled the animal to stick the rock and under sides to pond plant। मतलब जो बेसल डिस्क है, यही बेसल डिस्क का इस एनिमल को, मतलब हाइड्रा को, और स्टिक करने का काम करती है इसके ऊपर, रॉक पर, जो कि मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड दिस हेड कॉन्सिस्ट ऑफ कॉनिकल हाइपोस्टोम रीजन। हाइपोस्टोम मीन्स क्या था कि मैंने आपको रीजनरेशन में आपको बताया था कि वहां पर ब्लास्टेमा सेल थी, और यही सेल प्रोलिफरेट करके क्या कर रही थी, रीजनरेशन कर रही थी,
है ना। तो वैसे ही हमारे पास हाइड्रा में क्या है, हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, जिसके पास वैसे सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओनली हेड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, हेड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइपोस्टोम रीजन वो होता है, हेड वाला रीजन होता है, जो कंटेन करता है ओनली कंटेनिंग द माउथ और हेड रीजन। रिंग एंड टेंटेकल जो कि क्या करता है, फूड का पकड़ते हैं बिनेथ इट। हाइड्रा लाइक ऑल काइनेडेरियंस हैज ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हाइड्रा जो होता है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है कि ये उसके अंदर ओनली 2 ही लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और यही 2 लेयर जो होती है होल हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। एंड दिस एनिमल लैक द ट्रू मेसोडर्म। इसके अंदर ट्रू मेसोडर्म जो होती है लैक होती है, एब्सेंट होती है। हाइड्रा कैन रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली। हाइड्रा अगर देखे जाए तो हाइड्रा रिप्रोडक्टिव करता है सेक्सुअली, कब, एक एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन जब आती है जब जहाँ पर हाइड्रा को प्रॉपर फूड का फॉर्मेशन नहीं, मतलब प्रॉपर फूड जो होता है इसको नहीं मिलता है। तो प्रॉपर फूड अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या फॉर्म करते हो, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पर उनको अनलिमिटेड फूड प्रोवाइड हो जाता है तो वहाँ पर वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। दे डू अंडरगो एडवर्स कंडीशन में, है ना, कंडीशन। सो द कोल्डर वेदर दे यूजुअली मल्टीप्लाई असेक्सुअली। और ये यूजुअली क्या करते हैं, असेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं बाय बडिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। और कैसे असेक्सुअली मीन्स बडिंग का फॉर्मेशन, बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही बर्ड जो होती है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। द बर्ड फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ द वे डाउन एनिमल बॉडी। और ये बर्ड का फॉर्मेशन का होता है हाइड्रा की 2/3 पार्ट्स में बॉडी के। और वो क्यों होता है ये मैं आपको आगे, आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। द हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट, मैंने अभी आपको बताया था, हाइपोस्टोम की बात की थी। तो जो हेड का पार्ट था, ये हेड वाला जो पार्ट था, ये वाला, ये बेसल वाला पार्ट, जो हेड वाला पार्ट है, इस हेड वाले पार्ट में यहाँ पर हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है। हाइपोस्टोम मीन्स इसके पास सिग्नल, ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि हेड का फॉर्मेशन करते हैं। एवरी पोर्शन ऑफ द हाइड्रा बॉडी कॉलम along the apical basal axis is potentially able to form head and foot. However, the polarity of hydra is coordinated by series of morphogenetic gradient, है ना। ये जो हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रा का अपर पार्ट जो होता है, एपिकल पार्ट और बेसल पार्ट, एपिकल और जो बेसल पार्ट ये कैसे फॉर्म हो रहा है, ग्रेडियंट के टाइप का फॉर्म हो रहा है। ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है, अगर मैं हाइड्रा को इस तरीके से अगर हम देखें कि जैसे हाइड्रा का ये हेड है और ये टेंटेकल्स है इसके वाले, एंड आफ्टर ये फुट वाला पार्ट है। अगर हम ये चीज़ देखें जैसे कि ये हेड और ये फुट वाला पार्ट है, तो इसमें इस टाइप का ग्रेडियंट फॉर्म होता है। कैसे ग्रेडियंट फॉर्म होता है कि इसमें इस टाइप से ग्रेडियंट फॉर्म होता है, ग्रेडियंट फॉर्म होता है। जैसे कि हाइपोस्टोम में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है। हाइपोस्टोम में ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो ओनली ऑन हेड का फॉर्मेशन करते हो। जहाँ पर ऐसे सिग्नल्स एब्सेंट होते हैं वहाँ फूड फॉर्मिंग जैसे सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और यही फूड फॉर्मिंग जैसे सिग्नल जो होते हैं फूड का एक्टिवेशन करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या होता है, मोर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करता है। ये ग्रेडियंट फॉर्म करता है कि यहाँ पर वो सिग्नल्स का ग्रेडियंट जो होता है हाई अमाउंट में, और ये धीरे धीरे कम होते आ रहा है। तो जहाँ पर हाई अमाउंट में है वही ग्रेडियंट हेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जहाँ पर ये निग्लिजिबल है या फिर बहुत कम कंसंट्रेशन में है वह फूड का ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, और यहाँ पर फूड फॉर्मिंग हो रही है ना, बेसल डिस्क का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हाइपोस्टोम एज एन ऑर्गेनाइजर, हाइपोस्टोम जो होता है ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क करता है। Ethel Browne noted the hypostome act as the organizer of Hydra. This notion has been confirmed by नॉर्मली अगर हम हाइपोस्टोम की बात करें तो हाइपोस्टोम क्या करता है, ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क करता है ना, ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क करता है। ऑर्गेनाइजर मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजर मीन्स ईथल ब्राउनी नोटेड द हाइपोस्टोम एक्ट एज द ऑर्गेनाइजर ऑफ हाइड्रा। मतलब ईथल ब्राउनी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे वो ऑर्गेनाइजर को उन्होंने अपने हाइपोस्टोम को देखा कि हाइपोस्टोम एक ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर रहा है। ऑर्गेनाइजर क्या था, जहाँ पर हेड का फॉर्मेशन हो रहा था,
है ना। नॉर्मली जो मैंने पहले वाले वीडियोस में अगर आप देखोगे ईयरली डेवलपमेंट वाला, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन होता है डोर्सल रीजन में, और यही डोर्सल रीजन में जो ऑर्गेनाइजर होता है ये किसको एक्टिवेट करता है, हेड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर रहा है। The notion had confirmed by Brown board, who demonstrated that first when the transplanted hypostome can induce the host tissue to form a second body axis। अगर हम इस हाइपोस्टोम को अगर कहीं और ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी एक्सिस मीन्स क्या होता है, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करना, है ना। मतलब वहाँ से न्यू एपिक्स निकलता है और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी एक्सिस। And the hypostome produce both the head activation and head inhibition signals। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो हाइपोस्टोम हेड एक्टिवेशन सिग्नल्स का भी प्रोडक्शन करता है और हेड इनिबिशन सिग्नल्स का भी। मतलब अगर जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में हाइपोस्टोम सिग्नल्स प्रेजेंट है वहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस हम बोल रहे हैं, सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये इनिबिशन सिग्नल की तरह भी वर्क कर रहा है, ये दूसरी एक्सिस को फॉर्म करने से इनिबिट करता है। अगर हम बात करें कि जहाँ पर हाइपोस्टोम के सिग्नल का, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से शो हो, जहाँ पर हाइपोस्टोम के सिग्नल, जहाँ पर हाइपोस्टोम सिग्नल लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ पर हम सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है ना, सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म हो जाती है। थर्ड अगर देखें हम तो हाइपोस्टोम इज ओनली सेल्फ डिफरेंशिएटेड रीजन ऑफ द हाइड्रा। मतलब ये सेल्फ डिफरेंशिएटेड रीजन है। सेल्फ डिफरेंशिएटेड मीन्स क्या है, ये सेल्फ डिफरेंशिएटेड होता है, इसको किसी भी प्रकार के सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। द हेड इनिबिशन सिग्नल इज एक्चुअली अ सिग्नल टू इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजर सेंटर, है ना। और यही जो सिग्नल्स है वो न्यू ऑर्गेनाइजर सेंटर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, न्यू ऑर्गेनाइजर सेंटर बनाते हैं। अब इसी को देखते हुए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट। ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या था कि एविडेंस फॉर सच ग्रेडियंट वाज, मतलब एक ग्रेडियंट को देखने के लिए कि हाँ हाइपोस्टोम जनरली अगर हेड फॉर्म कर रहा है तो इसमें कौन सा ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। जनरली इन्होंने देखा एविडेंस फॉर सच ग्रेडियंट वाज फर्स्ट obtained from grafting experiment begun by Ethel Browne in the 1900। 1900 में इथल ब्राउनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, इसके लिए हाइड्रा के लिए, फॉर रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ हाइपोस्टोम के अंदर एक ऐसा, या हाइड्रा के अंदर एक ऐसा ग्रेडियंट फॉर्म होता है, या हाइपोस्टोम जो था, हमने पीछे बात करी कि हाइपोस्टोम ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर रहा था। किसकी तरह वर्क कर रहा है, हाइपोस्टोम ऑर्गेनाइजर की तरह, है ना। और यही ऑर्गेनाइजर कैसे वर्क कर रहा है कि जो एक्टिवेशन सिग्नल्स भी बना रहा है और इनिबिशन सिग्नल भी, है ना, इनिबिशन सिग्नल्स भी। अब ये एक्टिवेटेड और इनिबिटेड सिग्नल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं और क्या कैसे हो रहे हैं, तो इन चीज को सिद्ध करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था किसने, इथल ब्राउनी ने। व्हेन हाइपोस्टोम टिश्यू फ्रॉम वन हाइड्रा इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द मिडिल ऑफ अनदर हाइड्रा। तो इन्होंने क्या करा, इस हाइपोस्टोम को हाइड्रा के मिडिल में ट्रांसफर किया। तो देन ट्रांसप्लांटेड टिश्यू अ न्यू एपिकल बेसिल एक्सिस हाइपोस्टोम एक्सटेंडेड आउटवर्ड, मतलब वहां पर न्यू एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया। व्हेन द बेसल डिस्क इज ग्राफ्टेड टू द मिडिल ऑफ द ओस्टाहेड्रा द न्यू एक्सिस also form and opposite polarity extend the basal disc। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने क्या करा, एक हाइपोस्टोम को किसी अनदर हाइड्रा के सेंट्रल पार्ट में डाला, जहाँ पर जो हाइपोस्टोम का जो ग्रेडियंट है दोनों का, हाइपोस्टोम में जैसे अपर हेड ग्रेडियंट और बेसल ग्रेडियंट दोनों बहुत कम थे, कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। अगर हम इस टाइप से अगर बनाए तो जहाँ पर दोनों कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर इन्होंने हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट जैसे ही डाला, मतलब हाइपोस्टोम ट्रांसप्लांट किया, तो यहाँ पर हेड का न्यूली हेड का फॉर्मेशन हो गया, न्यूली हेड का फॉर्मेशन हो गया। और इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बेसल डिस्क फॉर्मेशन करने वाली एक ऐसी सेल को सेंटर में अगर ट्रांसप्लांट किया तो वहाँ पर न्यू एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया।
और थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हाइपोस्टोम और बेसल डिस्क दोनों का एक काइमेरिक फॉर्म किया, मतलब काइमेरिक सेल फॉर्म की, जिसमें दोनों हेड के और फुट के दोनों के सिग्नल्स प्रेजेंट है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हाइपोस्टोम के अंदर एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर एक्टिवेशन और इनिबिशन दोनों सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के थ्रू क्या करते हैं वो न्यूली सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जैसे हाइपोस्टोम में एक्टिवेशन सिग्नल भी है और इनिबिशन सिग्नल भी, तो ये दोनों फॉर्म नहीं हो गए। तो इससे क्या हुआ, न्यू एक्सिस का सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सिग्नल्स को क्रॉस करके कैंसिल आउट कर दिए इन्होंने, और न्यू एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे हमने क्या देखा कि हाइपोस्टोम के अंदर एक ऐसा सिग्नलिंग प्रोसेस होती है जो कि हेड एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फूट के अंदर एक ऐसी सिग्नलिंग होती है जो कि न्यूली एक्सिस फॉर्मेशन में फूट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। मतलब दोनों अपने अपने सिग्नल्स के लिए और अपने अपने फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो उन्होंने क्या फॉर्म करना है। तो अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके वाली। दिस एक्सपेरिमेंट हैव इंटरप्रेटेड टू इंडिकेट द एक्सिस्टेंस ऑफ हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट एंड फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट द बेसल डिस्क। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अपर पार्ट में जो था फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट, जहाँ पर हाइपोस्टोम प्रेजेंट था वहाँ पर हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट था, मतलब हाई था हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट। वहाँ पर हेड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा था। मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पर हेड एक्टिवेशन सिग्नल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हम बात करें बेसल डिस्क की बात करें तो वहाँ पर फूड एक्टिवेशन ग्रेडियंट वाले सिग्नल ज़्यादा प्रेजेंट है। द हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट इज कैन बी मेजर्ड बाय इम्प्लांटिंग रिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम वेरियस लेवल ऑफ डोनर हाइड्रा इन द पर्टिकुलर रीजन होस्ट ट्रंक। मतलब होस्ट का ट्रंक में क्या होता है, ट्रंक में कहीं ना कहीं कोई सिग्नलिंग होती होगी जो कि बेसल और एपिकल दोनों को एक्टिवेटेड कर रही है। मतलब वहाँ पर कोई ऐसा इनिबिशन ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं है जो कि बेसल हेड और बेसल फुट और एपिकल हेड दोनों को फॉर्मेशन करने के लिए सिग्नल्स को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब फेट को अचीव करने के लिए कोई इनिबिट नहीं कर रहा है ट्रंक वाले पार्ट में, वहीं पे सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है। और अपर पार्ट में तो हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है जो कि इनिबिशन का भी काम कर रहा है, और लोअर पार्ट में किसके लिए, बेसल पार्ट के लिए है। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म करने के लिए इनिबिट करेगा। तो इसलिए ट्रंक वाला रीजन जहाँ पर हेड और फुट दोनों का ग्रेडियंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ट्रंक वाला रीजन, तो वहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म हो जाती है ना। To them, the peptide have associated with head activation gradient. To them, head and head activator critical to formation of initiation of bud. The other, HYME 30 regulate the number of tentacle format. और टेंटेकल्स के फॉर्मेशन के लिए टेंटेकल कहाँ प्रेजेंट है, हेड पर। कहाँ प्रेजेंट है, हेड पर। इसको फॉर्मेशन करने के लिए एक HYME 30 जो होता है ये रेगुलेट करता है ना। तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि हेड एक्टिवेशन और फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट कैसे। अब हम बात करें हेड इनिबिशन ग्रेडियंट। अभी हमने एक ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहाँ पर ये बताया था कि हाँ ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क करता है। ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेड के एक्टिवेशन सिग्नल भी है और इनिबिशन भी। तो एक्टिवेशन तो हमने देख लिया कि एक्टिवेशन किस तरीके से एक मॉर्फोजन ग्रेडियंट फॉर्म कर रहा है ना, हेड के फॉर्मेशन का और बेसल के फॉर्मेशन का। और जहाँ पर इन ग्रेडियंट्स का अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर कोई भी अनदर एक्सिस फॉर्म नहीं होगी। जहाँ पर इन दोनों का अमाउंट कम मिलता है, जैसे कि ट्रंक रीजन वहाँ पर न्यूली एक्सिस का फॉर्मेशन हो सकता है। अब हमने बात करी हेड इनिबिशन ग्रेडियंट की, तो रैंड और इसके कलेजियस ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें नॉर्मल रीजनरेशन ऑफ हाइपोस्टोम का नॉर्मल रीजनरेशन हो रहा था जो कि इनिबिट कर रहा था इंटेक्ट हाइपोस्टोम इज ग्राफ्टेड एडजेसेंट टू द इम्पुटेटेड साइट। और ये जो इसके पास वाली साइट थी उसको इनिबिट कर रहा था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूली एक्सिस फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको ये जो भी सारे थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि इन्होंने देखा कि इंटेक्ट होस्ट में सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन्होंने क्या करा, ये जो है यहाँ पर हेड ग्रेडियंट जहाँ पर हाइपोस्टोम
का अमाउंट ज़्यादा है, और ये फूड वाला पार्ट है जहाँ पर फूड फॉर्मिंग सेल ग्रेडियंट ज़्यादा है ना। और इन सेल्स को कौन एक्टिवेट करता है, सिग्नलिंग, कौन सी सिग्नलिंग एक्टिवेट करती है हम आगे पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में। तो ये होता है ट्रंक वाला रीजन, जहाँ पर इन दोनों का अमाउंट बहुत कम होता है। किसका, हेड एक्टिवेशन और फुट एक्टिवेशन का, ट्रंक वाला रीजन, है ना। तो हमने क्या करा, इस हाइपोस्टोम को ट्रांसप्लांट करा अपर पार्ट में, जहाँ पर हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट पहले से ही प्रेजेंट है। तो मैंने आपको ये चीज़ अभी अब क्लियर करी कि हाइपोस्टोम एक ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर रहा है, ये एक्टिवेशन के सिग्नल का भी वर्क कर रहा है, पर कब, जहाँ पर हाइपोस्टोम प्रेजेंट नहीं हो, कोई दूसरा ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं हो। तो यहाँ पर तो हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट पहले से ही प्रेजेंट है, तो हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट ये इनिबिशन का भी काम करता है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, ऑर्गेनाइजर की तरह बोला कि ये ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर रहा है। तो ये सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एनोदर दूसरे हाइपोस्टोम को एक्टिवेट होने से रोकेगा। अब हमने क्या करा कि ये जो एपिकल पार्ट को डिकेपिटेट कर दिया, मतलब इसको हटा दिया। तो हटाने के बाद में यहाँ पर जो पहले से हाइपोस्टोम का ग्रेडियंट था वो हट गया। अब हटने के बाद अगर हमने इसको हाइपोस्टोम को यहाँ पर ट्रांसप्लांट करा, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद में इसको कोई एनोदर जो इनिबिशन सिग्नल्स थे वो मिलेंगे नहीं। तो इनिबिशन सिग्नल नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म हो जाएंगे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हाँ, अपर जो पार्ट था इसमें पहले से जो हाइपोस्टोम प्रेजेंट था वो कहीं ना कहीं इनिबिट कर रहा है सेकेंडरी हाइपोस्टोम को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बर्ड्स के, है ना। अब हमने क्या करा, इस हाइपोस्टोम को जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप था इसके ट्रंक वाले रीजन में ट्रांसप्लांट करा। तो ट्रंक वाले रीजन में मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर दोनों फूड और हेड दोनों का ग्रेडियंट बहुत कम प्रेजेंट होता है। तो कम होने के कारण यहाँ पर ट्रंक वाले रीजन में सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म हो जाता है ना। और यही वो थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा है, तो आप पढ़ लेना। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हेड की अगर हम बात करें तो हेड में क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है, सिग्नलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं विंड सिग्नलिंग, है ना। मैंने आपको ये चीज बताई कि हाइपोस्टोम जहां जहां प्रेजेंट है वहां हेड ग्रेडियंट, हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट ज्यादा होगा, है ना। और ये हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट ज्यादा होगा मतलब वहां पर ऐसी सेल प्रेजेंट होगी जहाँ जो ओनली क्या फॉर्म करेगी, हेड का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो इसके लिए कौन क्या रिस्पॉन्सिबल है, विंड सिग्नलिंग रिस्पॉन्सिबल है। विंड सिग्नलिंग, विंड कैनोनिकल, विंड बीटा नॉन कैनोनिकल पाथवे, है ना, नॉन कैनोनिकल पाथवे। नॉन कैनोनिकल मीन्स क्या था कि यहाँ पर विंड प्रोटीन आकर बाइंड करता है किस पर, फ्रिजल रिसेप्टर पर, फ्रिजल रिसेप्टर पर। और ये कौन फॉर्म कर रहा है, विंड हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम फॉर्म करता है विंड को, जो कि जाकर बाइंड करता है फ्रिजल रिसेप्टर पर। फ्रिजल रिसेप्टर पर जैसे ही बाइंड करता है तो किसको एक्टिवेट करता है, डिशेल्वेट प्रोटीन को, डिशेल्वेट प्रोटीन। और ये डिशेल्वेट प्रोटीन जो करता है अंदर जाकर जो GSK3 है, GSK3 जो कि इनिबिट करके रख रहा है किसको, बीटा कैटेनिन को, बीटा कैटेनिन को। तो ये GSK3 को फॉस्फोराइलेट करता है, और फॉस्फोराइलेट करने के बाद में इसको इसका यूबिक्विटिनेशन कर देता है, डिग्रेडेट कर देता है। और ये डिग्रेडेड होने पर बीटा कैटेनिन जो साइटोसोल में प्रेजेंट है ये जाकर किस में जाता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करता है और ये एक्टिवेशन करता है जीन का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड फॉर्मेशन के लिए। तो आपको ये सारी सिग्नलिंग अच्छे से पता चल गई होंगी कि हेड के लिए हाइपोस्टोम क्या सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ये मैंने अच्छे से क्लियर करा। अब हम बात करेंगे बेसल डिस्क की, कि बेसल डिस्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि बेसल डिस्क में एक्टिवेशन एंड इनिबिशन ग्रेडियंट कैसे फॉर्म होता है ना। तो सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल डिस्क सजेस्टेड दैट इट इज द सोर्स ऑफ बोथ फूड इनिबिशन एंड फूड एक्टिवेशन ग्रेडियंट। और ये भी क्या करता है, इसके पास भी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें फूड का एक्टिवेशन ग्रेडियंट भी प्रेजेंट है और इनिबिशन ग्रेडियंट। इनिबिशन ग्रेडियंट मीन्स
कि ये यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन में जहाँ एक्टिवेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है वो इनिबिट करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस, है ना। द इनिबिशन ग्रेडियंट for the head and the foot may be important in the determine where when a bud can form, और जहाँ पर न्यूली बर्ड फॉर्म होती है। इन यंग एडल्ट हाइड्रा द ग्रेडियंट ऑफ हेड एंड फुट इनहिबिटर अपेयर टू ब्लॉक बर्ड फॉर्मेशन। मैंने आपको अभी अच्छे से बताया कि जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट या फिर फुट फॉर्मिंग ग्रेडियंट का, तो वो सेकेंडरी एक्सिस या बर्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगी। However, as hydra grow, the source of this bile substance grow further apart, creating a region of tissue about 2/3 down the trunk। मतलब ट्रंक का रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है हाइड्रा के? टू थर्ड्स पार्ट में, है ना, 2/3 पार्ट में, मतलब टू थर्ड पार्ट में जहाँ ट्रंक प्रेजेंट है, जहाँ पर हेड और फुट दोनों का ग्रेडियंट बहुत कम है, वहाँ पर सेकेंड एक्सिस फॉर्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई इनहिबिशन सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। सर्टेन म्यूटेंट हाइड्रा, अगर कोई म्यूटेंट हाइड्रा है दैट हैव डिफेक्ट इन द एबिलिटी टू फॉर्म बर्ड्स, तो इसमें एबिलिटी फॉर्म बर्ड फॉर्मिंग एबिलिटी बहुत कम होंगी। एंड दिस डिफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अल्टरेशन ऑफ द इनहिबिशन ग्रेडियंट। द एल्फर म्यूटेंट ऑफ हाइड्रा मैग्नीपिपेलाटा इंस्टेंस फॉर्म द बर्ड वेरी स्लोली, और ऐसे एल्फोर म्यूटेंट हाइड्रा के अंदर जो बर्ड होगी बहुत स्लो फॉर्म होगी, है ना, और वो प्रॉपर उसकी साइज को अचीव नहीं कर पाएगी, प्रॉपर उसकी साइज को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एपिकल और बेसल डिस्क का जो इनहिबिशन ग्रेडियंट है उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सेल माइग्रेट फ्रॉम द बेसल रीजन थॉट बॉडी कॉलम में बी मेडिएटेड बाय ग्रेडियंट ऑफ टायरोसिन काइनेस। अब हमने एपिकल पार्ट में मैंने बताया आपको विंड सिग्नलिंग का, कि विंड सिग्नलिंग जो होती है ये कैसे होती है, हाइपोस्टोम्स में प्रेजेंट होती है, इसी से हमारे पास हेड फॉर्मेशन होता है ना। सेल्स को ऐसा सिग्नल्स मिलता है जो कि हेड को एक्टिवेट कराती है उनकी। तो वैसे ही अगर हम बात करें फूट की, तो फूट में भी टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग होती है। कौन सी सिग्नलिंग होती है? टायरोसिन काइनेस। और टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग किसको एक्टिवेट करती है? प्रोड्यूस साइनोगार्ड जीन को। द टायरोसिन काइनेस एक्सटेंड टू ग्रेडियंट फॉर्म एक्टोडर्म एंड अबाउट डिस्क एंड द साइनोगार्ड जीन अपेयर टू एक्टिवेट द थॉट द फॉर्म मैकेनिकल जीन, है ना। मैं आपको अच्छे से बोर्ड पर समझा देता हूँ। अगर हम नॉर्मली हेड की बात करें तो हेड की बात में वहाँ पर हाइपोस्टोम प्रेजेंट है ना, हाइपोस्टोम प्रेजेंट है। हाइपोस्टोम क्या करता है? विंट के प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है। विंट प्रोटीन जाकर हाइपोस्टोम में प्रेजेंट फ्रिजल रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर है? फ्रिजल रिसेप्टर, फ्रिजल रिसेप्टर पे बाइंड करता है। और ये फ्रिजल रिसेप्टर किसको एक्टिवेट कराता है? डिसेलवेट प्रोटीन को। डिसेलवेट प्रोटीन जाकर इनहिबिट कराता है JSK3 को। JSK3 जैसे ही इनहिबिट करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? फॉस्फोराइलेशन करके ये किसको बाइंड कर रखा है? बीटा कैटेनिन को, बीटा कैटेनिन को। तो जैसे ही हमारे पास JSK3 इनहिबिट होता है तो JSK3 जाकर 3 का यूबिक्विटिनेशन होगा, इसका वाला यूबिक्विटिनेशन होता है, यूबिक्विटिनेशन होकर इसका डिग्रेडेड हो जाता है। किसमें? साइटोसोल में ही। अब बात करें बीटा कैटेनिन की, तो बीटा कैटेनिन जाता है किसमें? न्यूक्लियस में, और एक्टिवेट करता है किसको? हेड एक्टिवेशन सिग्नल को। और किसको इनहिबिट कर रहा है? ये एनोदर सेकेंडरी एक्सिस, कि दूसरी एक्सिस फॉर्म ना हो, ओनली हेड का फॉर्मेशन हो एक ही बार, तो इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो इसी तरीके से सिग्नल्स मैंने आपको बताया, और यही जो होता है हेड एक्टिवेशन सिग्नल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम अगर बात करें किसकी? फूट की, तो फूट में कौन सी सिग्नलिंग होती है? टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग। क्या होता है? फूट बेसल सेल जो होती है, बेसल सेल्स पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कौन सा? टायरोसिन काइनेस का। अब जैसे ही हमारे पास बेसल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं तो टायरोसिन काइनेस किसको एक्टिवेट करता है? साइनो गार्ड
जीन को। और ये शाइनोगार्ड जीन किसको एक्टिवेट करते हैं? मैकेनिकल जीन। मैकेनिकल जीन जैसे ही एक्टिवेट होते हैं ये न्यूक्लियस में जाकर किसको एक्टिवेट करते हैं? फूड फॉर्मिंग सिग्नल को, है ना। और यही फूड फॉर्मिंग सिग्नल किसको फॉर्म करते हैं? फूड का, है ना। और इनहिबिट किसको कर रहे हैं? न्यूली सेकेंडरी एक्सिस को, एनोदर न्यूली सेकेंडरी एक्सिस को फॉर्म होने से रोकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इनमें कैसे ग्रेडियंट फॉर्म होता है। अब अगर हम बचता है, जैसे मैं हाइड्रा का अगर ड्राइंग बनाऊँ आपको, तो ये टेंटेकल्स, है ना, और ये बेसल पार्ट। तो इतना हमने ऊपर पार्ट में देखा कि हाइपोस्टोम में विंड सिग्नलिंग हो रही है और इससे ही हेड फॉर्मेशन हो रहा है ना। और लोअर पार्ट में क्या था? कौन सी? टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग हो रही है, इससे हमारे पास फूड फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? 2/3 पार्ट हाइड्रा का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रंक वाला पार्ट। और यहाँ पर ही क्या होता है? बहुत ग्रेडियंट जो होता है, बहुत ग्रेडियंट किसका? हेड एंड फूड का बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म हो जाती है ना। और ये ट्रंक फॉर्मेशन के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रंक फॉर्मेशन के लिए ब्रेक्यूरी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अब अगर कभी हम ये चीज बात करें, ये आपको अगर मैं बात करूं कि ये विंट, अगर कभी मैंने इसको, जैसे कि यहाँ पर फूड को मैंने डिकेपिटेट करा एंड आफ्टर डिकेपिटेशन अगर मैंने यहाँ पर फूड की जगह पर विंट सिग्नल अगर डाल दिया, तो विंट सिग्नल डालने पर 2 हेडेड ऑर्गेनिज्म, हेडेड हाइड्रा फॉर्म होगा, है ना। जैसे कि उनके ग्रेडियंट के लिए ऑटोनोमसली स्पेसिफाई हुआ है ना। अब अगर हम कभी देखें कि हाइड्रा है, इस हाइड्रा के अंदर अगर हमने पूरे ट्रंक रीजन में, लोअर रीजन में अगर कभी हमने विंट के जीन को एक्टिवेट कर दिया या फिर विंट प्रोटीन को प्लेस करा दिया, तो प्लेस कराने के बाद में पूरी बॉडी में टेंटेकल्स या न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने विंट प्रोटीन को पूरी वॉल बॉडी में एक्टिवेट करा दिया, है ना। वॉल बॉडी में एक्टिवेट करा दिया, तो विंट प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हेड फॉर्मेशन के लिए। तो पूरी वॉल बॉडी में टेंटेकल्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगे। मतलब ये हाइड्रा है तो यहाँ पूरी वॉल बॉडी में यहाँ भी टेंटिकल फॉर्म होने लग जाएंगे, यहाँ भी टेंटिकल फॉर्म होने लग जाएंगे, है ना, पूरी वॉल बॉडी में, जहाँ पर इनका ग्रेडियंट बहुत कम है ना, ट्रंक वाले रीजन में। समझ गए? तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे, है ना, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो द इनिबिशन एंड एक्टिवेशन ग्रेडियंट also inform the hydra which end up and specify the value of along apical basical axis। और यही ग्रेडियंट जो होते हैं एपिकल और बेसल एक्सिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करी ब्लैक बोर्ड पे। When the head is removed, a head inhibitor no longer is made, causing the head activator induce new bird। हमने ये चीज देखी थी, जैसे ही हमने हेड के पार्ट को डिकेपिटेट कर दिया था, मतलब हटा दिया था, तो जैसे हमने वहाँ पर हाइपोस्टोम डाला तो हेड फॉर्मिंग हो गया। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको हेड के इनिबिशन ग्रेडियंट नहीं मिला, हाइपोस्टोम का ग्रेडियंट नहीं मिला, क्योंकि उसको हमने पहले से हटा दिया था। द रीजन द मोस्ट हेड एक्टिवेटर those the directly beneath the imputed site will form the head and this generate the head inhibitor and equilibrium restore, है ना। तो यही चीज मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करी। हाइड्रा बॉडी कॉलम इज कट इनटू द सेवरल पीसेस। अगर हम हाइड्रा के बॉडी कॉलम को सेवरल पीसेस में अगर कट करें तो ये न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। हेड ओरिजिनल एपिकल एंड फुट ओरिजिनल बेसल एंड, है ना। तो ये न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेवरल पीसेस भी वॉल बॉडी का फॉर्मेशन करते। किसका? वॉल बॉडी का फॉर्मेशन करते,
मतलब पूरी मॉर्फोलॉजी फॉर्म करते हैं, तो इसी को हम मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। और ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन। तो अगर हम देखें तो अगर स्मॉल पार्ट से, मतलब अगर कभी स्मॉल है हमारा हाइड्रा, तो इसमें हेड एक्टिवेशन और फूड एक्टिवेशन का ग्रेडियंट इस तरीके से मिलेगा, मतलब इसमें ट्रंक रीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम देखें जैसे जैसे इसकी हाइट यंग एडल्ट होता है हमारे पास, जैसे जैसे हाइड्रा बढ़ता है, तो इसमें जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ फूड एक्टिवेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है और यहाँ पर हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है ना, इतने वाले पार्ट में। अगर हम इसकी पार्ट की बात करें तो ये पार्ट में यहाँ पर हेड ग्रेडियंट प्रेजेंट है ना, इतने वाले पार्ट में हेड ग्रेडियंट प्रेजेंट है और इतने वाले पार्ट में क्या है, फूड ग्रेडियंट प्रेजेंट है। अब ये जो लोअर वाला पार्ट बचा, ये लोअर, ये ट्रंक वाला रीजन यहाँ पर दोनों हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट और फूड एक्टिवेशन ग्रेडियंट दोनों बहुत कम है। कम होने के कारण यहाँ सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म हो जाती है ना। और ये दोनों की सिग्नलिंग भी मैंने आपको अच्छे से बताई। तो ये मेरा था वीडियो हाइड्रा पर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन टॉपिक से जो मैंने टॉपिक्स आपको सारे बताए डेवलपमेंट बायोलॉजी के, यहाँ तक मेरा सारा क्लियर हो गया डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अगर कभी ओल्ड पेपर अगर उठा के देखो तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। और आप इन वीडियोस को मैंने बहुत अच्छी और सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ये सारे जो वीडियो मैंने बताए, नोट्स बनाए हैं, ये सारे बुक से बनाए, गिलबर्ट की बुक से, है ना। गिलबर्ट जो एक बहुत अच्छी बुक है और इसी से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस जो आप देखोगे, ये वीडियोस देखने के बाद में आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से जम जाएंगे। तो अगर आपको कोई न्यू वीडियो अगर बनाने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो टॉपिक को अगर समझना है तो प्लीज़ टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने की, अच्छे सरल भाषा में, एक सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो थैंक यू।